गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम लोग एक बार फिर हिस्टोरिकल रोमांटिक स्टोरीज के नेक्स्ट सेगमेंट में चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग मुख्यतः एक अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कथानक को लेकर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नोन एज द स्टोरी ऑफ विक्रम बेताल, बेताल पचीसी एंड द स्टोरी ऑफ सिंहासन बत्तीसी। ऐसी कहानियों के बारे में आपने अनेक भारतीय ग्रंथों में, भारतीय परंपराओं में, यहाँ तक कि टीवी सीरियल में भी आपने देखा होगा। विक्रम बेताल पे रामानंद सागर जी का बहुत अच्छा एक स्टोरी रहा है। उन्होंने इसको एपिसोड के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तथा अनेक महत्वपूर्ण ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनके बारे में जानना या जाना और सुना जा सकता है। अगर इन ऐतिहासिक कथानकों के पृष्ठभूमि की चर्चा करें, उनके बैकग्राउंड पे जाएं, तो हम पाते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण किस्सा कहानियाँ, अनेक महत्वपूर्ण किस्सा गोई और साथ ही साथ बहुत सारे फेयरी टेल्स, राजा महाराजाओं की कहानियाँ, अन्य महत्वपूर्ण कहानियों के माध्यम से तत्कालीन समाज की रूपरेखा निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। तत्कालीन समाज के बारे में उसके परिदृश्य को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो इसके माध्यम से हमको जो हमारा एंशियंट सिविलाइजेशन है, जो हमारा पास्ट हिस्ट्री है, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ हमारे भारतीय इतिहास की परंपराओं, उसके कस्टम्स, उसके ट्रेडिशंस और उसके सामाजिक परिवेश के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये स्टोरीज़ एक तरफ जहाँ मनोरंजन प्रदान करती हैं, मनोरंजक होती है, अम्यूज़मेंट होता है, इनमें इंटरटेनिंग होते हैं। दूसरी तरफ इनके माध्यम से हमें इनका एक इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट भी है। इनमें हमको बहुत सारे बौद्धिक ज्ञान प्राप्त होते हैं, ज्ञानार्थक, इंस्पिरेशनल, बहुत सारे एस्पेक्ट देखने को हमको प्राप्त होते हैं। जैसे प्राचीन भारत में आपने बहुत विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियाँ देखी पढ़ी होगी, उनके माध्यम से हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ऐसे ही विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी की कहानी भी महत्वपूर्ण रहा है। आते हैं, अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो विक्रम बेताल की कहानी और सिंहासन बत्तीसी की कहानी दोनों का जो मूल स्रोत है वह आपके उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य हैं। भारतीय इतिहास परंपरा में अगर देखा जाए तो कुल मिला के 14 विक्रमादित्य हुए हैं। भारतीय इतिहास परंपरा में कुल मिला के 14 विक्रमादित्य हुए हैं, जिसमें 14 विक्रमादित्यों में से प्रथम विक्रमादित्य जो हैं वे आपके उज्जैनी के राजा हैं। टोटल 14 विक्रमादित्य हैं, जिसमें जो फर्स्ट हैं वे उज्जैनी के राजा हैं विक्रमादित्य। यही विक्रमादित्य हैं जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत किया था। और विक्रम संवत जो है यह 57 या 58 ईसा पूर्व में प्रवर्तित किया गया था। और याद रखिएगा, भारतीय इतिहास में जो स्वतंत्रता संघर्ष के बाद भारत स्वतंत्र हुआ, तो जब भारत का संविधान स्वीकार किया गया तो उसकी भी जो डेट है वह विक्रम संवत में है। ठीक है, तो विक्रम संवत आपका वहाँ भी हमको प्राप्त होता है। तो एक दूसरा कथानक देखते हैं। विक्रमादित्य के बारे में कहा गया कि विक्रमादित्य उज्जैनी मतलब है वर्तमान मालवा का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, और मालवा जो है उसमें मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ क्षेत्र दोनों समाहित हैं। तो वहाँ तक उसका एक एक्सपेंशन था, विस्तार था। उन्हीं क्षेत्रों में आपका मालवा था, वहीं पे आपका उज्जैनी एक राज्य महत्वपूर्ण है जो उनकी राजधानी थी। उज्जैनी के जो राजा थे तो पहले वो थे भृतहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। कहा जाता है कि पहले भृतहरि राजा हुए। भृतहरि बहुत लोकप्रिय राजा थे, लेकिन इनकी 3 रानियाँ थी, जिनमें से इनकी अंतिम जो रानी थी उनका नाम था पिंगला। उनकी रानी का नाम था पिंगला। पिंगला के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसीलिए राजा समस्त राजपाट के कार्य छोड़ के, अपने ड्यूटीज़, अपने उत्तरदायित्व को छोड़कर राजा रानी की सेवा में आवभगत में ही लगातार परेशान रहे। कहा जाता है कि उसी समय एक प्रमुख आचार्य गुरु आए, गोरखनाथ। उन्होंने
जाते समय राजा को एक फल दिया और कहा यह फल जो है लगभग 12 वर्ष में एक बार यह फल जो है अपने वृक्ष पे उगता है, फलता है, और इसको जो भी व्यक्ति खाता है वह चिर युवावस्था को प्राप्त करता है, आजीवन युवा रहता है। और उन्होंने राजा को दे दिया। राजा जो थे सबसे ज़्यादा जो उनका फिजिकल अट्रैक्शन था वो अपनी रानी के प्रति था, अपनी क्वीन के प्रति था, पिंगला के प्रति। तो राजा ने क्या किया, उस फल को रानी को दे दिया, ठीक है, ताकि रानी जो है हमेशा चिर यौवना बनी रहे, उनकी डिसेंसी जो है वह एवरलास्टिंग रहे। तो रानी जो पिंगला थी उनका जो था, उनकी जो आसक्ति थी, जो उनका एक प्रकार से उनका जो अट्रैक्शन था वह अट्रैक्शन उसी अपने चैरियट, अपने सारथी के प्रति था, उसको कोतवाल भी कहते हैं, उसके प्रति था। तो रानी ने क्या सोचा कि राजा का मुझसे जो प्रेम संबंध है वह एकमात्र फिजिकल है, फिजिकल अट्रैक्शन है इसमें। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है, और कि रानी का जो लगाव था वह उनके चैरियट से था। तो रानी ने क्या किया, उस फल को उठा के अपने चैरियट को दे दिया कि यह स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और यह अगर चिर यौवन रहेगा तो हमारा भी काम चलता रहेगा। और वह जो व्यक्ति था, चैरियट जो था, उसका जो संबंध था उन्हीं राजा भृतहरि के दरबार में एक गणिका या नर्तकी रहती थी, कहीं कहीं उसको कांस्टिट्यूट भी लिखा गया है। तो उसका प्रेम उससे था। तो उसने सोचा ठीक है कि मैं चिर यौवन प्राप्त करके क्या करूँगा, अगर यह जो गणिका है, जो नर्तकी है, डांसर है, अगर यह चिर यौवन प्राप्त कर लेगी तो ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको दे दिया। वह जो नर्तकी थी वह आगे काफ़ी देर तक सोची, वह सोची कि अगर मैं चिर यौवन प्राप्त कर लूँगी तो मुझे कभी भी इस दरबारी जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी, दास्ता के बंधन से मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी, और मैं हमेशा जो है वह इनके राजघराने में और दरबार की नर्तकी बन के काम ही करना पड़ेगा, गणिका के रूप में काम करना पड़ेगा, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो उसने कहा कैसा है, इससे अच्छा ये है कि राजा जो है वो सबसे ज़्यादा काम धाम करते हैं, राजा के पास बहुत सारी दुनिया भर की समस्याएं हैं, उनको पूरा प्रजा को देखना है, तो इससे अच्छा है कि यह फल राजा को ही दे दे। तो वो जाके जो है राजा को फल दे देती है। राजा जब फल पाते हैं तो राजा जो है रानी की तरफ देखते हैं, रानी जो है वो चैरियट की तरफ देखती है, और चैरियट जो है फिर वह उस गणिका की तरफ देखता है। राजा सब स्थिति समझ जाते हैं, और राजा ने क्या किया, राजा ने पिंगला अपनी रानी के व्यवहार से दुखी होकर राजा ने क्या किया, संन्यास ग्रहण कर लिया, और अपना साम्राज्य राज्य जो है अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। भृतहरि ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे, जिसमें पहले का नाम है उनका श्रृंगार शतक, दूसरे का नाम है नीति शतक, और तीसरे ग्रंथ का नाम है वैराग्य शतक। इन तीनों को मिला के कहा जाता है शतक त्रयी, इन तीनों को मिला के कहते हैं शतक त्रयी। ओके, तो भृतहरि कहानी आई। भृतहरि के पश्चात उनके छोटे भाई राजा हुए विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन मेथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखा जाए, प्राचीन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण राजाओं में हैं। पूरे भारतीय इतिहास के 14 विक्रमादित्य हुए हैं, ठीक है, और इसमें अंतिम विक्रमादित्य हुए हैं मध्यकाल में हेमू, जिनको के भारद्वाज ने मध्यकाल का नेपोलियन भी कहा है, मध्यकालीन नेपोलियन, ठीक, हेमू को मध्यकालीन नेपोलियन भी कहते हैं। हेमू जिससे पानीपत द्वितीय युद्ध हुआ है, वह आपका 1556 में अकबर के साथ जिसके लिए थे लड़ाई, जो युद्ध लड़े हैं वो थे बैरम खान, और एक तरफ हेमू के बारे में कहा जाता है कि हेमू ने अपने जीवन काल में कुल 22, कहीं कहीं 24 मिलता है, तो 22 या 24 युद्ध लड़े थे, और उसमें हर युद्ध वह जीता था। वह एक युद्ध ही जीवन काल में पराजित हुआ है जिसमें उसकी मौत हुई है, वह था पानीपत सेकेंड बैटल, द बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड। ओके, अब आते हैं विक्रमादित्य के बारे में अगर देखा जाए तो आगे, अच्छा, विक्रमादित्य का जो कथानक था यह बड़ा लोकप्रिय हुआ, बड़ा प्रसिद्ध हुआ। विक्रमादित्य के समय की ही ये कहानियां हैं, लेकिन इन कहानी को जो मुख्य आधार दिया गया, यह आधार दिया गया आपके गुप्त काल में, जब राजा हुए आपके विक्रमादित्य द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब विक्रमादित्य जिसे कहते हैं, विक्रमादित्य द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय
विक्रमादित्य हुए। इनके दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है, 9 जेम्स, ठीक है। उन 9 जेम्स में जैसे आपके छपड़क थे, धन्वंतरी थे, सबसे महत्वपूर्ण कालिदास थे, अमर सिंह थे, बेताल भट्ट थे, बहुत सारे लोग थे। उसमें जो बेताल भट्ट हैं, इन्हीं बेताल भट्ट ने एक रचना की थी जिसका नाम था विक्रम बेताल पचीसी। विक्रम बेताल या बेताल पचीसी उन्होंने रचना किया था। और कहा जाता है कि बेताल जो थे ये जादूगर थे। इन्हीं की एक कहानी है। और इस कहानी का मूल आधार अगर देखें तो इनसे पहले भी कहाँ मिलता है, इस कहानी का मूल आधार हमको मिलता है, इसका जो मूल बैकग्राउंड है वह मिलता है सातवाहन काल में। एक राजा थे, वहाँ पे उनके राजा हैं हाल। राजा हाल के मंत्री थे, उनका नाम था गुणाढ्य। राजा हाल के मंत्री थे गुणाढ्य। गुणाढ्य ने एक ग्रंथ लिखा था, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ था, उसका नाम है बृहत कथा। गुणाढ्य का ग्रंथ है आपका बृहत कथा, इसे कहीं कहीं लिखते हैं बड कथा। तो बृहत कथा या इसे लिखते हैं बड कथा। बृहत कथा मंजरी दूसरा अलग है, छेमंद की है, बृहत कथा इनकी है, ठीक है। तो जो बृहत कथा है यह पैसाची भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? पैसाची भाषा। पैसाची एक प्राकृत भाषा का स्वरूप है, पैसाची भाषा। तो पैसाची में लिखा गया है। कहा जाता है कि इसी ग्रंथ में हमको प्रारंभिक रूप से इन कहानियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे चल के जब कश्मीर के इतिहास का सनद देखते हैं, वहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था सोमदेव भट्ट। सोमदेव ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर में मुख्यतः हमको कश्मीर के इतिहास के संदर्भ में जानकारी मिलती है। और इसमें कश्मीर के राजा अनंत वर्मा के कथानक मिलते हैं। और अनंत वर्मा की एक रानी थी जिनका नाम था सूर्यमती। तो इसमें हमको क्या मिलता है? सोमदेव के कथा सरित सागर में हमको कश्मीर के राजा अनंत वर्मा, इनके एक मंत्री थे सुय ने झेलम नदी के बांध को रोककर एक झील बनवाया था। ये क्वेश्चन यूजीसी पूछा था। अनंत वर्मा थे। अनंत वर्मा की रानी थी यशोमती जो थी यह कुल्लू घाटी जो है आपका, कुल्लू मनाली, कुल्लू कांगड़ा के राजा की पुत्री थी इनकी यशोमती के मनोरंजन के लिए, इनके मनोविनोद के लिए कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें विक्रम बेताल पचीसी के अनेक कथानकों को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा, यद्यप जो ग्रंथ है समझिएगा, बृहत कथा जो ग्रंथ है, जो इसका मूल आधार है गुणाढ्य का, यह ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन इस ग्रंथ के कथानक हमको बुद्ध स्वामी के बृहत कथा श्लोक संग्रह में मिलता है। आगे चल के संघदास गढ़ी के वसुदेव हिंदी में मिलता है। हिंदी का मतलब होता है पर्यटन। हिंदी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पर्यटन या परिभ्रमण, पर्यटन करना या परिभ्रमण करना, ठीक है। तो यहाँ मिलती है। और आगे चल के हमको मिलती है कथानिक छेमेंद, जिसको व्यासदास भी कहते हैं, छेमेंद के बृहत कथा मंजरी में। छेमेंद बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। छेमेंद ने कई ग्रंथ लिखा है। इनका बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा, जिसमें हमको कालिदास के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी ग्रंथ में पता चलता है कि कालिदास उत्तर प्रदेश गए थे और वहाँ पे कौंतलेश्वर दौत्य नामक किताब की रचना की थी। ये जानकारी हमको औचित्य विचार चर्चा में प्राप्त हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन्होंने रामायण मंजरी लिखा है, बृहत कथा मंजरी लिखा है, हितोपदेश लिखा है, भारत मंजरी लिखा है, समय मातृका लिखा है, अवदान कल्पलता लिखा है। तो इन्होंने कई ग्रंथ लिखा है। अच्छा, अब आगे समझते हैं। जो विक्रम बेताल में महत्वपूर्ण कहानियां हैं, कथानक हैं, इन कथानकों का मूल आधार क्या है? देखिए, जो कहा था गुणाढ्य ने मरुत्तर काल जो आपका समय है बेसिकली सातवाहन डायनेस्टी का, कहा तक सातवाहन काल में विदेशी वैदेशिक व्यापार वाणिज्य बड़ा तीव्र गति से चलता था।
और इसलिए अनेक सातवाह, अनेक अनेक अन्य व्यापारिक वर्ग, वणिक वर्ग, नाविक, नाना देशी जो अन्य अन्य कई कई देशों से आते थे, ये सभी लोग जो थे वह मरुत्तर काल में व्यापार वाणिज्य के लिए अलग अलग तटों पे आते रहते थे। तो एक प्रकार का जो यह व्यापारिक आर्थिक समुन्नयन का काल था। जो व्यापारी भिन्न भिन्न देशों से आते थे, ये लोग अपने देशों में अपनी परंपराओं में प्रचलित अनेक कथानकों को, कहानियों को, किस्सों को लोगों को सुनाते थे। उनको उनके बीच में वो लोग जो वार्तालाप करते थे, उन्हीं सब कथानकों को, कहानियों को किस्सा कहानी के रूप में आगे चल के इस ग्रंथ में समाहित कर दिया गया, समायोजित कर दिया गया। और यही सब कहानियाँ जो हैं आगे चल के विक्रम बेताल की कहानी का मुख्य आधार बनती है। तो कुल मिला के इसमें कुल मिला के 25 कहानी है, इसीलिए इसे बेताल 25 भी कहते हैं। इसमें इसके माध्यम से हमको विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, उनकी लोकप्रियता, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी समझ, उनकी कूटनीति, उनकी राजनीति, उनकी बुद्धि आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है, इसके माध्यम से, इन कथानकों के माध्यम से राजा विक्रमादित्य के व्यक्तित्व के विविध पक्षों को उजागर करने का प्रयास किया गया है और भारतीय इतिहास परंपरा में उनकी महत्ता, उनकी गुणगान स्थापित किया गया है। तो एक प्रकार से उनको एक्सटोल किया गया है, उनकी महत्वपूर्ण कहानियों, किस्सों के माध्यम से, उनकी न्यायप्रियता के माध्यम से इतिहास में उनको महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। यही जो कथानक है आपके विक्रम बेताल के रूप में जाने जाते हैं। ये कथानक जो है मूलतः प्रथम द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के रहे हैं। ठीक है, यद्यपि इनके बारे में बहुत ज़्यादा कहना मुश्किल है। अब आते हैं दूसरी कथानक, सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी यह कथानक जो है, इसका भी जो आपका मूल आधार है यह विक्रमादित्य ही है। विक्रमादित्य इसके भी मूल आधार हैं। अब आते हैं सिंहासन बत्तीसी। यह 32 कहानियां हैं, 32 कथानक हैं, 32 नरेशंस हैं, दैट इज रिलेटेड टू अ मैजिकल थ्रोन। एक थ्रोन है, सिंहासन है, इससे जुड़े 32 कहानियां, इसीलिए इसका नाम रखा गया सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी का जो है यह संस्कृत रूपांतरण जो है वह 2 भागों में पाया जाता है। प्रथम है उत्तरी सिंहासन, जो इसका उत्तरी संस्करण है वो कहलाता है सिंहासन द्वांतिसती, और दक्षिणी कथानक कहलाता है, दक्षिणी इसका जो आपका संस्करण है वह कहलाता है विक्रम चरित्र। ठीक है, इसे सिंहासन द्वांतिसती कहते हैं, सिंहासन द्वांतिस पुतलिका भी कहते हैं। कुल मिला के इनमें जो बातें हैं, जो कहानियां हैं, उनके ऊपर जाते हैं। इनका कथानक भी यही है कि है तो मूलतः कहानी वही राजा विक्रमादित्य की है, लेकिन विक्रमादित्य के कथानक को इसका जो कथन का तरीका है, कहने का तरीका है, नरेशन फॉर्म है, और जो इसका क्रोनोलॉजी है, इसका कालक्रम है, वह आपके राजा भोज के समय का है। राजा भोज 11वीं शताब्दी में, याद रखिएगा, राजा भोज जो हैं वह 11वीं शताब्दी में राजा बनते हैं। धारा मतलब परमार वंश के, और धारा परमार वंश के राजा बनते हैं, जो कहाँ पर, धारा उज्जैनी में। तो उज्जैनी जहाँ पहले विक्रमादित्य थे, वही 11वीं शताब्दी में लगभग आपका 1010 से 1055 तक यहाँ पे एक राजा होते जिनका नाम है राजा भोज। इतिहास में महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व के व्यक्ति। लगभग कई ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया, कई ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, और लगभग हर विधा पे इन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, चाहे वो साहित्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो आपके स्थापत्य कला हो, चाहे वो अन्य कथानक हो, जहाज निर्माण से लेकर हर महत्वपूर्ण विधाओं पर उनके महत्वपूर्ण विचार रहे हैं, उनका महत्वपूर्ण शोध रहा है। ओके, इनको राजा भोज जो थे, इनको कविराज भी कहा गया है, इनको कवि बांधव भी कहा गया है। ठीक है, कविराज और इनको कवि बांधव भी कहा गया है। कवि बांधव, इनको नवसाह सांक भी कहा गया है, नवसाह सांक भी इनको कहा गया है। इनको कहा गया नव विक्रम, या कहते हैं नव विक्रम। ठीक, राजा विक्रमादित्य परमार वंश के हैं। आपको पता ही होगा कि राजपूत काल में अग्निकुंड से निकले हुए जो 4 प्रमुख राजवंश हैं, प्रप, चौचा,
उसमें पहला नंबर प्रतिहार का है, दूसरा परमार का है, तीसरा आपका चौलुक्य मतलब सोलंकी चौहान वंश का है, सोलंकियों का है, सोलंकी चालुक्य वंश का, और चौथा है आपके चौहान वंश का, चाहमान। इसमें परमार वंश एकमात्र ऐसा वंश है जिसने अपने अभिलेखों में अपने को अग्निकुंड से जोड़ा है, अन्य 3 राजवंशों ने नहीं जोड़ा है। अब आते हैं राजा भोज, महत्वपूर्ण बड़े लोकप्रिय राजा थे। इनके समय में बहुत तेजी से एक वायरल घटना हुई, एक बहुत तेजी से किस्सा कहानी प्रचलित हुआ कि इनके दौर में एक चंद्रभान नाम का चरवाहा था। एक चंद्रभान नाम का चरवाहा था। वह एक बड़े और विशाल टीले पर बैठकर जटिल से जटिल राजनीतिक मुद्दों को, जटिल से जटिल सामाजिक मुद्दों को सुलझाता था, उस पर न्याय देता था। उसकी न्यायप्रियता और उसकी बौद्धिक क्षमता जो है, कह सकते हैं एक प्रकार से क्रेनियल कैपेसिटी, या कह सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, वो बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हुआ, बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। यह कहानी राजा तक पहुंची। ये कहानी हमको वैसे याद दिलाती है जैसे विंध्याचल के जंगलों में पहली बार चाणक्य या कौटिल्य की मुलाकात जब चंद्रगुप्त मौर्य से होती है, तो वह भी वहाँ पे राजकीलम नामक खेल खेल रहे थे। राजकीलम में वह क्या किए थे? राजकीलम में वह स्वयं राजा बने थे, और उनके साथ जो उनके और दोस्त लोग थे, वे बैठकर प्रजा के रूप में, मंत्रियों के रूप में काम करते थे। और एक प्रकार से जो यह चंद्रगुप्त मौर्य थे, वे न्याय का कार्य करते थे, जिसे कहते हैं राजकीलम खेल। ओके, तो यहीं से कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कसापड़ में खरीदा था। और राजा भोज तक ये कहानी वायरल होती है, पहुंचती है। राजा भोज पता लगाते हैं कि इसमें क्या है, ऐसा कौन व्यक्ति है। कहा था कि राजा भोज ने पता लगाया, तो पता लगा कि जिस टीले पे बैठकर वह व्यक्ति न्याय का कार्य करता है, उस टीले पर ही कोई अदृश्य शक्ति है, कोई ऐसा दैवीय सत्ता है जिसके माध्यम से वह तमाम प्रश्नों को आसानी से सुलझा देता है। तो राजा ने क्या किया? तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने उस टीलों को खुदवा दिया। जिस ढेर पे, चूहा पे या टीले पे बैठकर न्याय करता था, राजा भोज ने उस टीले को खुदवा दिया। जब उस टीले को खुदवा दिया, तो उसके नीचे से एक सिंहासन प्राप्त हुआ। सिंहासन को में अनेक हीरे जवाहरात, सोने चांदी आदि महत्वपूर्ण जड़ी आदि से काम किया गया था, उनको जड़ा गया था। तो बहुत ही इसको साफ किया गया। तो इसमें 32 पुतलिकाएँ निकली। 32 पुतलिकाएँ मतलब होता है आपके पुतली, या इसको कहते हैं पपेट्स या कहते हैं आपको प्यूपिल। तो जो 32 पपेट्स हैं क्या हैं? जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि प्राचीन काल में हमारे पास बहुत सारी जगहों से ऐसे मॉन्यूमेंट्स प्राप्त होते हैं, ऐसे आर्टिफैक्ट्स प्राप्त होते हैं जिसमें लकड़ी की, मिट्टी की, कपड़े की, ठीक है, अन्य धातुओं की बहुत सारी हमारे पास स्त्रियों की आकृति या मूर्तियां प्राप्त होती हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग मूलतः क्रीड़ा में, विनोद में, या जिनको अम्यूजमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार से कठपुतली होती हैं, कठपुतलियाँ, ठीक है। तो ये 32 जो पुतलियाँ हैं, एक प्रकार से क्या है? कठपुतली हैं, इसे कहते हैं पपेट्स। कहा था कि राजा ने जैसे ही इस सिंहासन को ले जाके राजधानी में रखा, साफ उप करवा दिया, और करवा के जब राजा बैठे, तो जो 32 कठपुतलियाँ हैं, पपेट्स हैं, वे हंसने लगी और राजा का मजाक उड़ाने लगी। तो राजा ने पूछा ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि इस सिंहासन पे वही व्यक्ति बैठ सकता है जो इस सिंहासन के मूल जो आश्रयदाता रहे हैं विक्रमादित्य, उनके जैसा जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, उनके जैसा कूटनीतिज्ञ होगा, वही व्यक्ति इसके बैठने का अधिकारी होगा, अन्य नहीं। इसमें 32 जो पुतलिकाएँ रखी गई पपेट्स थे, उनके भी 32 नाम मिलते हैं। पहला है रत्नमंजरी, दूसरी है चित्रलेखा, तीसरी है चंद्रकला, इसके बाद है मृगनयनी, पद्यावती, और अंतिम जो हैं वे हैं रानी रूपमती। तो राजा कहते हैं ठीक है, आप हमारी प्रतिभा और बौद्धिकता का आप हमारी परीक्षा ले सकती हैं। तो कहा था कि इसी में 32 जो पुतलिकाएँ हैं, पपेट्स हैं, वे सभी एक एक कहानी राजा को सुनाती हैं।
और राजा को सुना सुना के क्या करती हैं, वे उड़ जाती हैं। राजा को सुना सुना के उड़ जाती हैं। ये कहानियाँ मनोरंजक हैं, ये कहानियाँ इंस्पिरेशनल हैं, ये कहानियाँ बौद्धिक हैं, ये कहानियाँ कॉग्निटिव हैं। तो इन कहानियों में बौद्धिक क्षमता के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। कहा जाता है कि सब कुछ हुआ, लेकिन जो पपेट्स थी वे राजा से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हुई, संतुष्ट नहीं हो पाई। अंततोगत्वा क्या हुआ कि राजा ने देखा कि इस सिंहासन का वह प्रभाव नहीं है जैसा कि प्रभाव था। तो राजा ने क्या किया, उस सिंहासन को फिर ज़मीन में, एक जगह पे ज़मीन में गड़वा दिया। ठीक है। जब वहाँ से गड़वा दिया ज़मीन में, ठीक है, तो राजा सोचे कब इसका प्रभाव खत्म हो गया है तो रह दीजिए। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद कहा जाता है कि कुछ चोरों ने को इसके बारे में सूचना मिली और चोर जो थे वे उसको ज़मीन के अंदर से उसको उठा ले गए। और लेकिन उसमें इतना ज़्यादा सोने चांदी आज थे, उनको डर लगा कि वहाँ पे अगर बेचेंगे सूचना मिल जाएगी। वो लोग लेकर उसको चले गए दक्षिण भारत में। सामान्य लोग उसको खरीद नहीं पाए, उसमें बहुत इतने ज़्यादा ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरीज लगी थी, इतना ज़्यादा कॉस्टली था। तो क्या किए, वहाँ में दक्षिण में उसकी लोकप्रियता के बारे में पता चला। दक्षिण में पता चला कि एक अलग ढंग का सिंहासन है। तो वहाँ के राजा ने क्या किया, उनको जब सूचना मिली तो उनको बुलाए और उन्होंने चोरों से खरीद लिया। चोर जो थे, कहा जाता है कि व्यापारी के वेश में गए थे, चोर के वेश में जाते तो पकड़ लेते। अच्छा, वहाँ से व्यापारी के वेश में जाके बेच दिए। तो कहा जाता है कि उसके बाद वहाँ पे जो थे, वहाँ के राजा जो थे उसका प्रयोग करने लगे। कुछ समय बाद धीरे धीरे फिर कहा जाता है कुछ सिंहासन की लोकप्रियता चारों तरफ बढ़ने लगी। यह खबर फिर राजा भोज तक पहुँची कि वहाँ के राजा के बारे में कुछ खबर मिल रही है, संभवतः ऐसा कुछ सूचना है। तो राजा ने कहा कि ऐसा तो होगा नहीं, सिंहासन तो ज़मीन के अंदर है। तो कहा गया उसको खुदवाया जाए, है कि नहीं है। जब खुदवाया गया पता लगा वहाँ पे सिंहासन नहीं है, चोरी हो गया है। तो कहा जाता है कि राजा भोज खुद अपने मंत्रियों के साथ फिर पहुँचते हैं दक्षिण भारत। वहाँ पहुँच के उस राजा के यहाँ जाते हैं, उनको पूरा कथानक बताते हैं और वहाँ से उसे फिर लेके आते हैं। लेकिन इस समय तक कहा गया कि चूँकि यह सिंहासन जो था यह अपना प्रभाव उतना नहीं रख पाया, प्रभाव खो चुका था। अब वह बातें नहीं रही जैसा कि चरवाहा के पास था तब था। तो क्या किया, राजा ने उसको ले जाके कावेरी नदी में विसर्जित कर दिया। कहाँ पे, कावेरी नदी में। ठीक है। तो राजा ने कुल मिला के इसको कावेरी नदी में विसर्जित कर दिया और उसके बाद से इसके बारे में कोई सूचना फिर नहीं मिली। कहा किस कहानियों में तो ये है, मेथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखें तो कहा था कि बहुत सारे राजाओं ने बाद में भी इस सिंहासन को खोजने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल इसके बारे में कोई हमको जानकारी नहीं मिलती है। तो ये कहानी जो है हमको विक्रम बेताल 25 और सिंहासन 32 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो कुल मिला के हमारे पास बहुत सारे हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जो कि इन राजाओं के बारे में जानकारी देते हैं। यद्यपि हर कहानी के पीछे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ढूंढना, हिस्टोरिकल पैरामीटर ढूंढना यह मुश्किल है। हर कथानक कहानी तो नहीं सत्य होंगे, क्योंकि ये सब कहानियाँ लोक अनुश्रुतियों में, जनश्रुतियों में, परंपराओं में चलते हैं, परंपराओं में चल रहे हैं। ये गाथाओं की तरह, नारा संशियों की तरह, किस्से कहानियों, किस्सा गोई की तरह प्रचलित रही हैं। तो इन सभी के पीछे ऐतिहासिकता प्राप्त करना मुश्किल है। तथापि इनके माध्यम से निश्चित तौर से भारतीय परंपरा, रीति रिवाज, भारतीय रिचुअल्स के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही साथ इसके माध्यम से समकालीन समाज के एक परिदृश्य भी प्रस्तुत किया सकता है, जिसके माध्यम से हम उस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।